नमस्कार दोस्तों, कामयाब इंडियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम रणथंभौर के इतिहास को पिछले वीडियो से शुरू कर दिए थे और अजमेर सांबर का चौहान पूरा पढ़ लिए थे। आज हम रणथंभौर के इतिहास का पार्ट 2 यानी कि गोविंद राज के बाद में अन्य शासक जो हुए उनको डिस्कस करेंगे। कल हमने जाना कि गोविंद राज कौन था और गोविंद राज अजमेर से रणथंभौर कैसे आ गया और इसने रणथंभौर में आकर के चौहान वंश की स्थापना क्यों की, इसके कारण भी हमने जान लिए थे और इसके अलावा स्थापना की पूरी बातें। मैंने थोड़ा सा आपको रणथंभौर के कल ज्योग्राफी के बारे में भी बता दिया था कि रणथंभौर उस जगह पर था जहाँ पर विशेष मैदान और जंगल का जो क्षेत्र था, दो विशेष पहाड़ियाँ रण और यहाँ पर थंब की पहाड़ियाँ और उनके बीच में बोर का मैदान था। और ये उसी का चित्रण है, थोड़ा सा बताया गया है यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर, इसके अलावा किले के बारे में। तो इस प्रकार से कुछ ये हमारा रणथंभौर है। रणथंभौर के इतिहास का भाग 2 यानी कि एक भाग हम पढ़ चुके हैं और आज इसका भाग चलेगा दूसरा भाग। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे के महत्वपूर्ण शासकों के बारे में। तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो हमने इसको शुरू किया था गोविंद राज से। मतलब ये कि रणथंभौर के शासकों में पहला शासक था गोविंद राज। और ये गोविंद राज कौन थे? तो पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे ये हुए। इनके बाद में अगले शासक कौन हुए? तो अगला शासक हुआ वालन। इसके बाद में अगला शासक हुआ वालन जी, ये ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद में दूसरे शासक हैं वालन जी। वालन जी करके शासक हुए। वालन जी के बाद में अगले शासक कौन बने? तो अगले शासक थे प्रहलादन। अगले शासक का नाम था प्रहलादन। प्रत्येक शासक को याद करना जरूरी नहीं है, पढ़ना जरूरी है, नहीं तो क्या है, इतिहास की कंटिन्यूटी खत्म होती है। वो कहते हैं ना इतिहास को क्रमिक अध्ययन, तो क्रमिक अध्ययन नहीं रहेगा तो फिर इतिहास में बीच में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, तो याद करने में समस्या आ सकती है। तो पढ़ो पूरा, लेकिन याद वही करो जो आपके परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट हो। यहाँ पर गोविंद राज के बाद में वालन जी, वालन जी के बाद में प्रहलादन, प्रहलादन के बाद में जो अगले शासक बनेंगे वो ध्यान रखना कौन थे? वीर नारायण। अगले शासक वीर नारायण। इसके बाद में अगले शासक तो वाघभट्ट। अगले शासक बने वाघभट्ट। तो दोस्तों ध्यान देना, गोविंद राज से हम शुरू करेंगे, इसके बाद में वालन जी, वालन जी के बाद में प्रहलादन, प्रहलादन के बाद में वीर नारायण, उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं वाघभट्ट। और वाघभट्ट के बाद में जो अगले शासक होंगे उनका नाम होगा जैत्र सिंह। अगले शासक होंगे जैत्र सिंह। और जैत्र सिंह के बाद में जो इस वंश के अंतिम शासक होने वाले हैं उनका नाम होगा हम्मीर देव चौहान। हम्मीर देव चौहान। तो इस तरीके से देख लीजिए आप लोग, ये शासक हैं। प्रथम शासक तो होगा गोविंद राज, अंतिम शासक होगा हम्मीर देव चौहान। यानी कि इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक, इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन थे? तो इसके सबसे महत्वपूर्ण शासक होंगे हम्मीर देव चौहान। और इसके सबसे पहले महत्वपूर्ण शासक कौन थे? तो प्रथम महत्वपूर्ण शासक थे गोविंद राज। ये ध्यान रखना, ये तो पहले महत्वपूर्ण शासक हैं, ये अंतिम महत्वपूर्ण शासक हैं। लेकिन कुछ शासकों के बारे में और हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर आता है एक तो जैत्र सिंह, इसके बारे में थोड़ा सा विशेष चलेगा। न्याय की छतरी वगैरह, 32 वर्षों का शासन, वो सारी बातें अपन पढ़ेंगे। तो ये तो इनका क्रम है, यानी कि हमने कहाँ से शुरू किया इसको? गोविंद राज से, वालन से, उसके बाद में प्रहलादन, वीर नारायण, वाघभट्ट और जैत्र सिंह, इसके बाद में चलेंगे हम्मीर देव पर। दोस्तों हमने कल पढ़ लिया है, किसको देखें? गोविंद राज को। गोविंद राज के समय दिल्ली का शासक कौन है? तो ध्यान रखना, दिल्ली में इस समय अब प्रशासक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये थोड़ी सी समस्या आएगी हमको,
कि इस समय दिल्ली का शासक कौन है, ऐसे करके इसमें से क्या है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं साथ के साथ इन चीज़ों को भी क्लियर करता जाऊंगा। तो दोस्तों आप लोग इस क्रम को एक बार बना दीजिए, फिर अपन आगे चलेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला बिंदु है ना। अब एक एक शासक को यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे थे गोविंदराज को। वैसे तो सारी बातें हमने पढ़ ली है गोविंदराज की, लेकिन ध्यान रखना इस समय दिल्ली का शासक कौन है गोविंदराज के समय। तो गोविंदराज के समकालीन, समकालीन दिल्ली का शासक, समकालीन दिल्ली के शासक, दिल्ली के शासक या प्रशासक जैसे भी आपसे पूछे, शासक या प्रशासक जैसे भी पूछे, तो ध्यान रखना इस समय थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐसे प्रश्न भी देखने को मिलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जो किसके साथ में भारत आया था, तो मोहम्मद गौरी के साथ में ही भारत आया था। ये ध्यान रखना आप लोग। तो ये गोविंदराज तो इतना ही बहुत है। गोविंदराज के बाद में अगले महत्वपूर्ण शासक कौन थे, तो दूसरे नंबर पर महत्वपूर्ण शासक बने थे वालहन जी। ये ध्यान रखना वालहन जी। अब वालहन जी के समय दिल्ली का शासक कौन था, वालहन जी के समय, तो वालहन जी के समय दिल्ली के शासक हुए, सबसे महत्वपूर्ण शासक इसमें आता है इल्तुतमिश। कौन आता है, तो इल्तुतमिश। ये शासक था, कहाँ का शासक था, तो दिल्ली का, दिल्ली का समकालीन शासक, दिल्ली का समकालीन शासक, दिल्ली का समकालीन शासक था इल्तुतमिश। इसको हम लोग है ना, क्योंकि बार बार ये शब्द काफी लंबा सा है, इसके लिए हम लोग छोटे शब्दों का यूज भी कर सकते हैं ना, इनके शॉर्ट फॉर्म। ध्यान रखना क्या ले सकते हैं, तो ईत है, क्या ले सकते हैं, ईत है। ये ध्यान रखना आप लोग, इल्तुतमिश की जगह ईत है ऐसे ले सकते हैं ना। ये ध्यान रखना दिल्ली का समकालीन शासक है। और इस समय रणथंभौर का शासक कौन है, वालहन जी। कोई खास ज्यादा बात इसमें ध्यान नहीं रखनी, बस एक बात ध्यान रखना, इल्तुतमिश इस समय दिल्ली का क्या है, देखिए शासक है। प्रश्न आएगा तो यही आएगा कि जिस समय रणथंभौर में वालहन जी का शासन था, तो बताइए दिल्ली में उस समय किसका शासन हुआ करता था, इल्तुतमिश का। आगे चलते हैं। तो वालहन जी के बाद में, वालहन जी के बाद में अगला शासक कौन बना, देखो पहला शासक तो यहां पर कौन है, देखिए गोविंदराज। दूसरे शासक यहां पर कौन है, वालहन जी। इसीलिए मैंने आपको एक क्रम बनवा दिया था वहां पर कि वालहन के बाद में कौन आएगा, प्रहलादन। तो तीसरे नंबर के शासक, क्योंकि इनमें एक एक लाइन ही महत्वपूर्ण है, तीसरे नंबर के शासक है प्रहलादन, प्रहलादन। यहां पर भी बस एक या दो बात ही ध्यान रखनी है आपको, प्रहलादन चौहान ये शासक बनता है, प्रहलादन चौहान शासक बना। तो इसके समय, अब चूंकि दिल्ली में इल्तुतमिश का जो शासन है काफी लंबा शासन है, इसलिए प्रहलादन के समय भी यही ध्यान रखोगे आप लोग,
इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश दिल्ली का समकालीन शासक था। दिल्ली का समकालीन शासक था। समकालीन शासक था मतलब इस समय भी इल्तुतमिश का ही शासन है दिल्ली पर, वालन के समय और प्रहलादन के समय, बस एक एक बात है। अच्छा, गोविंद राज के समय तो कौन है देखें, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। हालांकि ये बात तो हमको कल भी पता लग गई थी लास्ट वीडियो में, जब हमने चर्चा की थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही तो गोविंद राज को कहाँ की जागीर दी थी, देखिए रणथंभौर की। तो ये बात तो वहीं से क्लियर हो जाएगी, ये कॉमन बात है इसमें। इसके बाद में दोस्तों तीसरे नंबर पर कौन आएंगे, तो आप ध्यान रखना तीसरे नंबर पर हैं प्रहलादन, और चौथे नंबर पर कौन आएंगे, तो ध्यान रखना चौथे नंबर पर हैं वीर नारायण। वीर नारायण, अब सुनिए, वीर नारायण थोड़ा सा स्वतंत्र प्रवृत्ति का आदमी है, ये किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों क्या होगा, ये दिल्ली के शासक इल्तुतमिश को टैक्स देना बंद कर देगा कि काई बात का टैक्स तेरे को। तो इल्तुतमिश क्या करेगा, फिर इस पर आक्रमण कर देगा। तो ये बात ध्यान रखनी हमको, कहां पर देखे, वीर नारायण में। नाम भी वीर है और इसका काम भी वीर है। इससे पहले के शासकों में केवल हमने ये लिखा कि समकालीन शासक कौन है, इसका नाम भी वीर और काम भी वीर। तो सुनो क्या किया था इसने, देखें तो इसने क्या किया, देखिए इधर इसने किया, दिल्ली के शासक, दिल्ली के शासक, दिल्ली के शासक इल्तुतमिश, इल्तुतमिश को कर देना, कर बोले तो टैक्स देना बंद कर दिया। टैक्स देना क्या कर दिया इसने, बंद कर दिया। अब टैक्स देना बंद करोगे तो इल्तुतमिश फिर आपके ऊपर आक्रमण करेगा, उसको संभालना पड़ेगा। तो बिल्कुल ये संभालने के लिए तैयार है लेकिन टैक्स नहीं देना चाहता। तो चार महत्वपूर्ण शासकों में पहले में गोविंदराज, समकालीन शासक कुतुबुद्दीन, वालन जी के समय इल्तुतमिश, प्रहलादन के समय भी इल्तुतमिश, और वीर नारायण के समय भी इल्तुतमिश। तो तीनों के समय कौन आ गए, इल्तुतमिश। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद में हम आगे चलेंगे, एक बार इसको बना दो आप लोग। इसके बाद में आगे चलते हैं ना, बना लो एक बार इसको।
इसके बाद में अगले शासक है ना, 4 शासक तो यहीं पूरे हो जाते हैं। 5वें शासक कौन बने? तो वीर नारायण के बाद में वाघभट्ट, उनको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन वीर नारायण ने तो यहां पर टैक्स देना बंद कर दिया, तो आगे क्या फिर आक्रमण किया या नहीं किया? तो उसी को हम लोग अगले पृष्ठ पर पढ़ते हैं। देखिए इधर, यहां पर अभी रणथंबोर का शासक है वीर नारायण। वीर नारायण ये शासक है भाई। वीर नारायण का शासक है तो रणथंबोर का वीर नारायण चौहान। इसने टैक्स देना बंद कर दिया। टैक्स देना बंद कर दिया। टैक्स देना बंद कर दिया। किसको टैक्स देना बंद कर दिया? तो इल्तुतमिश को। और इसीलिए है ना, इल्तुतमिश रणथंबोर पर आक्रमण करेगा। इल्तुतमिश को टैक्स देना बंद कर दिया। यही कारण रहा कि इल्तुतमिश ने आक्रमण किया। कारण यही कारण था ना, इसलिए इल्तुतमिश ने रणथंबोर पर आक्रमण कर दिया। रणथंबोर पर आक्रमण किया। आक्रमण किया तो लड़ाई का नाम रणथंबोर की लड़ाई। लेकिन इस लड़ाई का क्या रिजल्ट निकला? तो देखिए इधर, एक तरफ तो थे वीर नारायण वर्सेज दूसरी तरफ कौन थे? इल्तुतमिश। दूसरी तरफ थे इल्तुतमिश। वीर नारायण तो शासक है रणथंबोर के, इल्तुतमिश शासक है दिल्ली के। लेकिन वीर नारायण और इल्तुतमिश के इस युद्ध में कौन जीता और कौन हारा? तो इसमें वीर नारायण की तो जीत हो गई और इल्तुतमिश की इसमें हार हो गई। पहली बार ऐसा हो रहा है कि रणथंबोर के किसी शासक ने दिल्ली के किसी शासक को हरा दिया है। इसलिए अब इनको आत्मविश्वास बढ़ता ही जाएगा। आने वाले जो शासक होंगे वो अपने आप को ताकतवर महसूस करना शुरू कर देंगे कि एक तो हम स्वयं ताकतवर हैं, इसके अलावा यहाँ की ज्योग्राफी इस प्रकार की है कि वो हमको और शक्तिशाली बनाती है। क्योंकि रण और थम की पहाड़ियों के बीच में एक किला स्थित है, तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक दृष्टि से भी ये एक संरक्षण का कार्य कर रहा है। हर कोई व्यक्ति यहाँ तक पहुंचने में लगभग असक्षम है। तो इसीलिए ध्यान रखना, दिल्ली की एक बहुत बड़ी सेना, बहुत बड़ा शासक यहाँ आकर के हार गया। ये कोई छोटी घटना नहीं, बहुत बड़ी घटना है और आने वाले इतिहास में ये आगे जाकर के और बदलाव की हमको संकेत देने की कोशिश करती है। तो देखिए इधर जीत हो गई, इसकी हार हो गई। लेकिन सुनो, इल्तुतमिश ने कलाकारी की। इसने क्या किया? वीर नारायण को, अब यहां पर 2 वृत्तांत मिलते हैं, दोनों को बताऊंगा। पहला वृत्तांत तो मिलता है कि वीर नारायण को जो इल्तुतमिश है वो दिल्ली बुला लेता है कि यार कोई बात नहीं, हम लोग राजा या शासक है, लड़ते रहते हैं, लेकिन तुम्हारी वीरता से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम दिल्ली में आ जाओ, अपन साथ बैठ करके टेबल पर खाना खाएंगे, चाय वाय पियेंगे। तो वीर नारायण ने सोचा यार चलो चलते हैं, किसी शासक ने निमंत्रण दे के बुलाया तो चलना भी चाहिए। तो ये चला गया। कहते हैं कि वहीं पर धोखे से किसने मरवा दिया? देखे, इल्तुतमिश ने। किसको? वीर नारायण को। एक वृतांत तो ये मिलता है। एक वृतांत ये मिलता है कि बाद में जब वीर नारायण इस दुर्ग को छोड़कर के बाहर आता है तो लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। दोनों प्रकार के हमको वृतांत देखने को मिलते हैं। दोनों वृतांतों में से हम एक वृतांत को लिखने का प्रयास करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये, इल्तुतमिश ने धोखे से वीर नारायण को मरवा दिया।
वीर नारायण को मरवा दिया। ये एक बहुत बड़ी घटना है। वीर नारायण को मरवाने वाला कौन था? इल्तुतमिश। लेकिन बड़ा संकेत यही है, आने वाले शासक अब स्वयं को शक्तिशाली मानते हैं, स्वयं को शक्तिशाली मानते हैं, शक्तिशाली मानते हैं। और इसीलिए अब ये लोग है ना परमानेंट ही टैक्स देना बंद कर देंगे। किसको देखें? दिल्ली को। तो वो जो दिल्ली के शासक हैं वो रणथंबोर पर आक्रमण करते ही रहेंगे। ये तो बस अभी शुरुआत है, जब मीर देव चौहान आएगा वहां तक ये लड़ाइयां चलती ही रहेंगी। तो आप लोग इसको एक बार बनाइए, आगे चलेंगे फिर। तो वीर नारायण के बाद अगले शासक कौन बने? तो देखिए इधर वीर नारायण तो यही समाप्त हो जाते हैं। इन्होंने मुकाबला किया किससे? इल्तुतमिश का। एक बात यहां से हमको पकड़ में आती है कि वीर नारायण ने आने वाले शासकों को यह बताने का प्रयास किया कि आप दिल्ली जैसे बड़े शासक को भी हरा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप थोड़ा सा डिग रहो, अपने क्षेत्र में रहो और टैक्स देना इनको क्या कर दो? बंद कर दो। दिल्ली के शासकों को आप हरा सकते हो। देखो मैंने किसको हरा दिया? इल्तुतमिश को। वो तो इसने धोखे से ही मरवा दिया, नहीं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं थी। तो अगला शासक कौन बना? सुनो, हाँ, इसके बाद में अगला शासक बना वाघभट्ट। इसके बाद में अगला शासक बना वाघभट्ट। वाघभट्ट चौहान अगले शासक बनते हैं। लेकिन वही बात कि इसके समय अब दिल्ली का शासक कौन है, इसके समकालीन दिल्ली का शासक कौन है? तो ध्यान दीजिए आप लोग, इसके समय दिल्ली के शासक है ना, इसके समय दिल्ली के शासक हैं रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इसके समय दिल्ली का शासक है, एक तो रजिया सुल्तान। ये आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण बात आ जाती है। और एक और है इन्हीं के समय में, कौन है? तो आगे जाकर के वैसे बलबन भी बन गए थे शासक, है ना, लेकिन महत्वपूर्ण शासक कौन आ जाता है यहाँ पर? देखिए रजिया सुल्तान।
इसके अलावा आप लोग बलबन को भी ध्यान रख सकते हो, लेकिन महत्वपूर्ण बात तो यहाँ पर इन्हीं की है। किनकी? तो रजिया सुल्तान की, है ना। समकालीन शासक ध्यान रखना बस। अगला शासक कौन बना? तो इनके बाद में अगले शासक बने थे जैत्र सिंह, जिनको हम थोड़ा सा यहाँ अब अच्छे से पढ़ेंगे भाई। अगला शासक बना जैत्र सिंह। जैत्र सिंह, जैत्र सिंह से हम लोग यहाँ पर शासनकाल मिलेंगे। जैत्र सिंह चौहान कब से कब तक ये शासक रहे? तो ध्यान रखना आप लोग, इन्होंने 32 वर्षों तक शासन किया था। तो ये लगभग 1250 में शासक बने और 1282 तक ये शासक रहे। यानी कि आप देख लीजिए लगभग कितने वर्षों तक शासन किया है? 32 वर्षों तक। तो इनका सबसे महत्वपूर्ण तो ये शासनकाल ही है, जिनके लिए ये चर्चा में रहे। शासनकाल ध्यान रखना, शासनकाल है इनका 32 वर्षों का। 32 वर्षों का शासनकाल है। लेकिन 32 वर्षों में इस शासनकाल के दौरान इन्होंने कौन सी कीर्ति हासिल की? तो ध्यान रखना, इस दौरान ये जनता में बहुत लोकप्रिय हो गए थे और जनता में इनकी छवि कुछ ऐसी बन गई थी कि और कुछ हो या नहीं हो, लेकिन न्याय बहुत अच्छा किया करते थे। कौन? देखे जैत्र सिंह। यानी कि रणथंबोर में कोई अन्याय को लेकर के नहीं जीता था जब तक कौन रहे? देखें जैत्र सिंह रहे। इसीलिए ध्यान रखना मित्रों, इन्हीं का एक उपनाम भी हमको देखने को मिलता है। उपनाम क्या? तो इनको हम कहते हैं न्यायप्रिय शासक। न्यायप्रिय शासक। तो चौहान शासकों में न्यायप्रिय शासक किसे कहा जाता है? तो जैत्र सिंह को कहा जाता है। इसके अलावा सुनो, इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम हुआ करता था जयसिम्हा। ध्यान रखना, बचपन का नाम, तो बचपन का नाम है जयसिम्हा। बचपन का नाम जयसिम्हा। लेकिन आपको पेपर में जहां तक ये किनके नाम से मिलेंगे? जैत्र सिंह के नाम से मिलेंगे। वैसे ये भी इन्हीं का नाम है। शासनकाल शुरू किया था 1250 से कब तक रहे? 1282 तक। विवाह की बात करें तो इनकी 4 प्रमुख पत्नियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रिय जो इनकी पत्नी थी उसका नाम था हीरा देवी। तो ध्यान रखना, इनकी पत्नी का नाम, हाँ पत्नी, इनकी पत्नी का नाम था हीरा देवी। ये ध्यान रखना, इनकी पत्नी का नाम था हीरा देवी। फिर सुनो, आगे देखने को मिलता है राजपुरोहित। तो राजपुरोहित कौन था? यानी कि राज्य में महत्वपूर्ण पंडित कौन था? राजपुरोहित जिसको अपन कहते हैं। तो उनका नाम था विश्वरूप। कौन था? विश्वरूप। वो इनके राजपुरोहित हुआ करते थे। तो यहां तक कोई समस्या नहीं। इनकी पत्नी का नाम क्या है? हीरा देवी। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं कि इनकी महत्वपूर्ण संतान कौन कौन सी है, यानी इनके कितने पुत्र हुए। तो देखो इधर, जैत्र सिंह। जैत्र सिंह का ही दूसरा नाम हमको देखने को मिलता है जयसिम्हा, या फिर क्या कह सकते हैं, न्यायप्रिय शासक। इनके है ना 3 पुत्रों का जन्म हुआ। 3 पुत्रों का। इनका जो सबसे बड़ा बेटा था, सबसे बड़ा बेटा, उसका नाम था सुल्तान सिंह चौहान। सबसे बड़े बेटे का नाम था सुल्तान सिंह चौहान। ये सबसे बड़ा बेटा था इनका। ये है ना सबसे बड़ा था ना, सबसे बड़ा पुत्र सुल्तान सिंह चौहान। दूसरे नंबर पर दूसरा पुत्र कौन सा था? तो दूसरे पुत्र का नाम था वीरमदेव चौहान। ये दूसरा पुत्र है। इसके अलावा तीसरा पुत्र कौन सा था इनका? तो तीसरा पुत्र था हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान। तो इस तरीके से इनके 3 महत्वपूर्ण पुत्र हैं। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यही है कि हमीरदेव जो चौहान हैं
वो इनकी प्रथम या दूसरी संतान नहीं है, बल्कि इनकी तृतीय संतान है। तृतीय संतान, तृतीय संतान, ये ध्यान रखना आप लोग। और जो ये हम्मीर देव है ना, इनकी माता का नाम क्या है? तो इन्हीं की माता का नाम है हीरा देवी। यानी कि ध्यान रखना, हम कह सकते हैं हीरा देवी का पुत्र, हीरा देवी का पुत्र, हीरा देवी का पुत्र है ये ध्यान रखना आपको। चलो और भी बातें हम पढ़ेंगे। तो लास्ट में हमने क्या पढ़ा? वाघभट्ट चौहान के समय दिल्ली की समकालीन शासिका, तो दिल्ली की समकालीन शासिका यहां पर कौन है? देखें, रजिया सुल्तान। दिल्ली की समकालीन समकालीन शासिका, समकालीन शासिका, शासिका है ना, ये ध्यान रखना आप लोग। और यहां पर किसको पढ़ रहे हैं अपन? जयत्र सिंह को। शासनकाल 1250 से 1282। कितने वर्ष का है? तो ये 12 आपके 32 वर्षों का है। उपनाम है न्यायप्रिय शासक। बचपन का नाम है जयसिम्हा। पत्नी का नाम हीरा देवी है। और भी पत्नियां हैं, लेकिन महत्वपूर्ण पत्नी जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, राज पुरोहित इनका कौन है? देखें, विश्वरूप है ना। पुत्र कितने हैं? और भी हो सकते हैं पुत्र, लेकिन उल्लेख 3 ही पुत्रों का है। सबसे बड़े बेटे का नाम सुल्तान सिंह, दूसरे नंबर पर वीरम देव, और तीसरे नंबर पर हम्मीर देव। हमको काम भी इसी से, किससे? देखें, हम्मीर देव से। आप लोग एक बार इतना बना दीजिए। तो इस तरीके से जयत्र सिंह यही पूरे हो जाते हैं। जयत्र सिंह का ये महत्वपूर्ण इसमें जो कार्य है वो देख लिया। इसके बाद में अगला जो शासक बना इनका तीसरे नंबर का बेटा, उसमें ये नहीं आएंगे सुल्तान सिंह ने वीरम देव। शासक कौन बना था? हम्मीर देव चौहान। क्योंकि यहां पर है ना, जो जयत्र सिंह वो अधिक प्रेम करते थे हीरा देवी से, और हीरा देवी, ध्यान रखना, हीरा देवी का ही तो पुत्र हम्मीर देव चौहान, इसलिए अगला शासक बना था हम्मीर देव चौहान। ये ध्यान रखना आपको। वैसे कोई बहुत बड़ा आक्रमण होता नहीं है जयत्र सिंह के समय। बड़े आक्रमण होंगे किसके समय? हम्मीर देव के समय। इतने बड़े होंगे कि इतिहास में इनको बहुत बड़ा शासक बना देंगे, और आगे जाकर के ये कहीं ना कहीं अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त भी हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना आपको। अगला महत्वपूर्ण शासक, अगला महत्वपूर्ण शासक हम्मीर देव चौहान। अगला महत्वपूर्ण शासक तो हम्मीर देव चौहान। पहली बात तो यह कि इन्होंने कब से कब तक शासन किया,
ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके पिता ने तो 32 वर्षों तक शासन किया था, लेकिन इसने कितने वर्षों तक शासन किया? तो 1282 में तो ये शासक बन गए थे और 1301 तक ये शासक रहे। 1301 तक, लगभग 19 से 20 वर्षों तक इनका शासनकाल माना जाता है। लगभग 19 वर्षों का शासनकाल है इनका। लेकिन ये भी बहुत है, यदि एक अच्छा कार्य करेंगे तो काफी प्रसिद्ध हो जाएंगे। क्योंकि हमने अजमेर के जब चौहान वंश को पढ़ा तो वहां पर विग्रह राय जो चतुर्थ था उसने तो केवल 5 ही वर्षों तक शासन किया था। 5 वर्षों तो उसमें शासन करने के दौरान दिल्ली को भी जीत लिया था और अपने क्षेत्र को काफी बढ़ा लिया था। बहुत सारे निर्माण कार्य करवा लिए थे, संस्कृत कॉलेज को खोल दिया था। तो ये भी काफी कुछ करेंगे, तो ध्यान देना आप लोग। सबसे पहले तो ये, जब कोई नया शासक बनता है और उससे पहले के यदि कोई शासक बहुत अच्छे रहे हों तो उनके निर्माण कार्यों को अगले शासक बढ़ा देते हैं। जैसे ही ध्यान रखना, जयद्रथ सिंह अपना शासनकाल पूरा करते हैं तो हमीर देव चौहान उनकी स्मृति में, उनकी याद में एक महत्वपूर्ण छतरी का निर्माण करवाते हैं रणथंभौर में, और उसका नाम है न्याय की छतरी, जिसमें 32 खंबे लगवाते हैं, इसलिए उसको 32 खंभों की छतरी भी कहा जाता है। लेकिन वो बनवाई किसने थी? हमीर देव चौहान ने अपने पिता के सम्मान में इसका निर्माण करवाया था। ध्यान देना आप लोग, न्याय की छतरी, न्याय की छतरी। वैसे छतरी का निर्माण कब होता है? जब कोई शासक वीर गति को प्राप्त हो जाता है ना, तब जाकर के छतरी का निर्माण किया जाता है। तो न्याय की छतरी, न्याय की छतरी को ही अपन कहते हैं जयद्रथ सिंह की छतरी, या तो जयद्रथ सिंह की छतरी या फिर जय सिम्हा की छतरी भी कह सकते हैं। जयद्रथ सिंह की छतरी, जयद्रथ सिंह की छतरी। अच्छा जी, इसी को अपन कहते हैं 32 खंभों की छतरी। ये भी ध्यान रखना आप लोग, इसी को कहा जाता है 32 खंभों की छतरी, क्योंकि इसमें कितने खंभे लगे हुए हैं? तो 32 खंभों की छतरी। ये ध्यान रखना। निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाने वाले थे हमीर देव। निर्माण करवाया हमीर देव चौहान ने, क्यों करवाया? तो भाई ध्यान रखना, पिता के 32 वर्षों के न्यायप्रिय शासन के कारण, शासन के कारण इसका निर्माण करवा दिया। कहां पर है ये? तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। तो न्याय की छतरी रणथंभौर में स्थित है, रणथंभौर, और रणथंभौर है सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर। रणथंभौर सवाई माधोपुर में ये स्थित है। ये आप ध्यान रखना, इसी को कहते हैं न्याय की छतरी। वैसे छतरी का टॉपिक अलग से आएगा, राजस्थान की महत्वपूर्ण छतरियां कौन कौन सी हैं, एक बार आप लोग न्याय की छतरी को बना दीजिए।
इसके बाद में हम शुरू करते हैं हम्मीर देव को और आगे, है ना। इन्होंने एक तो निर्माण कार्य करवाया अपने पिता की स्मृति में 32 वर्षों के न्यायप्रिय शासन के कारण, और उसमें खंबे भी कितने लगवा दिए, 32 ही लगवा दिए। है कहाँ, तो रणथंभौर, जो हमारे सवाई माधोपुर में, वर्तमान में रणथंभौर के उस क्षेत्र में जहाँ पर राष्ट्रीय रणथंभौर मरु उद्यान स्थित है, तो कहीं ना कहीं वहीं स्थित है दोस्तों। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। शासक है हम्मीर देव चौहान। हम्मीर देव चौहान, शासनकाल इनका 1282 से शुरू होगा और कब तक चलेगा, तो 1301 तक चलेगा। ये ध्यान रखना। सबसे पहले इनका हम लोग सामान्य परिचय जान लेते हैं। सामान्य परिचय, सामान्य परिचय, सामान्य परिचय में ये ध्यान रखना, सबसे पहले तो इनके पिताजी का नाम क्या है। तो इनके पिताजी का नाम था जैत्र सिंह। जैत्र सिंह या फिर इन्हीं को कहते हैं जयसिम्हा। जैत्र सिंह या फिर इन्हीं को कहते हैं जयसिम्हा। ये ध्यान रखना आप लोग, जैत्र सिंह या जयसिम्हा चौहान, एक ही बात है। एक लंबा शासन काल है लेकिन इनका। फिर इनके माता का नाम क्या है, तो इनकी माता का नाम था हीरा देवी। ये ध्यान रखना, इनकी माता का नाम था हीरा देवी, जिससे बहुत प्रेम करते थे। कौन, देखे, जैत्र सिंह। फिर ये भी आप ध्यान रखोगे, यहां पर है ना, हम्मीर देव अपने पिता के तृतीय पुत्र थे। पिता के तृतीय पुत्र थे, मतलब तीसरे पुत्र थे। ये ध्यान रखना आप लोग, तृतीय पुत्र थे। तो इनके बड़े भाई कौन थे, इनके बड़े भाई का नाम, इनके बड़े भाई थे सुल्तान सिंह। हालांकि वीरम देव भी था। सुल्तान सिंह इनके बड़े भाई का नाम था। फिर इनका राज्य अभिषेक कब हुआ, तो राज्य अभिषेक, इनका राज्य अभिषेक हो गया 1282 में, इनका राज्य अभिषेक हो गया। इसके अलावा बात करते हैं कि इनकी पत्नी का नाम क्या था। तो सुनो, इनकी पत्नी का नाम था रंग देवी। पत्नी का नाम था रंग देवी, ये ध्यान रखना आप लोग, इनकी पत्नी का नाम रंग देवी। फिर इनकी पुत्री का नाम, तो इनकी पुत्री का नाम था देवल दे। इनकी पुत्री का नाम था देवल दे। या फिर ध्यान रखना, इसकी जगह एक नाम और देखने को मिल सकता है, पद्मला। पद्मला दे, पद्मला देवी कहा जाता है, वैसे सही नाम तो उनका देवल दे ही था। ये ध्यान रखना, पत्नी का नाम रंग देवी, पुत्री का नाम देवल देव। अब देखो, यहां पर दो शब्द हमको देखने को मिलेंगे इतिहास में, एक तो दे और एक ध्यान रखना देवी। तो कहीं कहीं तो महिलाओं के नाम के पीछे देवी लगा देते हैं और कहीं कहीं क्या लगाते हैं, दे। वैसे अधिकांश है जो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र हुआ करता था, वहां पर है ना ये शब्द काम लिया जाता था, कौन सा, देखे, दे। ये ध्यान रखना आपको। वर्तमान में उनकी जगह क्या शब्द काम ज्यादा आता है, देखिए, देवी। तो ये एक ही बात है ना। तो यहाँ पर देवल दे है और ये रंग देवी, तो ऐसे करके भी ठीक ध्यान रख सकते हो। वैसे रंग देवी कह सकते हैं इसको ना, और इसका नाम क्या है, देखिए, देवल दे, एक ही बात है। दोस्तों आगे चलते हैं। इनके सेनापति कौन थे। सबसे पहले तो इनके सेनापति, क्योंकि बिना सेनापति के कोई भी राजा सक्षम नहीं हो सकता। सेनापति तो वैसे बहुत सारे थे इनके, फिर भी कुछ सेनापतियों के नाम बता रहा हूं आपको मैं, जो सबसे ज्यादा मोस्ट है और एग्जाम की दृष्टि से भी ठीक रहेगा एकदम उनको बताना। तो पहला था इनका गुरुदास, गुरुदास सैनी। पहला सेनापति था इनका गुरुदास सैनी,
पहला सेनापति। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं साहब धर्म सिंह, दूसरे नंबर पर आते हैं धर्म सिंह। तीसरे नंबर पर था भीम सिंह, ध्यान रखना भीम सिंह। वैसे बाद में भोज को भी सेनापति बना दिया था, भोज ये भी इनका सेनापति रहा था। इसके अलावा इन्हीं के सेनापति थे रणमल, इन्हीं के सेनापति थे रणमल। इन्हीं के सेनापति हुआ करते थे और उनका नाम था रतिपाल। रतिपाल भी इन्हीं के सेनापति थे, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। रणमल और दूसरे नंबर पर है रतिपाल। रतिपाल, रतिपाल तो ये महत्वपूर्ण सेनापति। वैसे और भी अपन आगे जिक्र करेंगे और पढ़ते चलेंगे तो इनको, अभी फिलहाल यहां पर आप लोग 6 सेनापति, जिसमें सबसे पहला कौन सा, गुरुदास सैनी। इसके बाद में दूसरा धर्म सिंह, तीसरा भीम सिंह, चौथा भोज, अगला रणमल और इसके बाद में कौन देखें, रतिपाल। ये ज्यादा काम आने वाले हैं। और भी बात करेंगे इनके समय के पंडित कौन थे, इनका घोड़ा क्या था, वो सारी बातें करेंगे। एक बार आप लोग ये बना लीजिए। इसके बाद में और आ गया ना, तो हमीर देव चौहान, अभी हम सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं और उनका अभी हमने केवल एक पहला स्लाइड पढ़ा है। अभी और भी बहुत सारी बातें जो इनके बारे में हमको पढ़नी है, तो ध्यान दीजिए। आगे हम पढ़ रहे हैं हमीर देव चौहान। अब हमीर देव चौहान का शासनकाल तो वही ध्यान रखोगे 1200, हाँ हमीर देव चौहान, हमीर देव चौहान 1282 से लेकर के और 1301 तक इनका शासनकाल है। पढ़ क्या रहे हैं हम, तो सामान्य परिचय, ध्यान दीजिए। सामान्य परिचय को और आगे बढ़ा लेते हैं। सामान्य परिचय एक इनका हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं स्वभाव, कि इनका स्वभाव कैसा है। तो इनका स्वभाव है, पहला स्वभाव की जो विशेषता है वो क्या, शरणागत की रक्षा, शरणागत की रक्षा, पहला स्वभाव तो इनका यही है। अगर कोई शरण में आ गया तो ध्यान रखना उसकी रक्षा करने का ये वचन दे दिया करते थे, तो शरणागत की रक्षा। नंबर 2, स्वभाव देखे तो इनका कैसा था, क्रोधी स्वभाव था, ये ध्यान रखना। इसके अलावा एक बात और इसमें महत्वपूर्ण है, अठी राजा। ये कैसे हुआ करते थे, अठी राजा, अठीले राजा हुआ करते थे, आप लोग ध्यान रखना। 3 विशेषता देखने को मिली, शरणागत की रक्षा करना, क्रोधी और अठी राजा। इसके अलावा ध्यान रखोगे भाई, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे ये, धार्मिक होने के कारण ध्यान रखना ये बार बार यज्ञ आदि किया करते थे।
तो इन्होंने यज्ञ बहुत किए हैं भाई, यज्ञ अनुष्ठानों के कारण, यज्ञ अनुष्ठानों के कारण इसका पता हमको लग जाता है कि वास्तव में ये कितने धार्मिक व्यक्ति थे। ये स्वभाव है इनका। लेकिन और देखिए इनके गुरु कौन थे, सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इनके गुरु कौन थे। तो इनके गुरु का नाम था राघव देव, ये ध्यान रखना, इनके गुरु का नाम था राघव देव, इनके गुरु का नाम था। फिर आगे बात करते हैं कि इनका घोड़ा, घोड़े का नाम क्या था। तो इनके घोड़े का नाम था बादल, ये ध्यान रखना, इनके घोड़े का नाम था बादल। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के घोड़े का नाम था नाट्यरंभा। ऐसे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, ऐसे इनके घोड़े का नाम था बादल। और इसकी विशेषता भी थी इस घोड़े की, ये पहाड़ों में चढ़ने में सक्षम हुआ करता था, यानी कि पर्वत पहाड़ों में चढ़ने में सक्षम, पर्वत या पहाड़ों में चढ़ने में सक्षम था। कौन देखे, बादल घोड़ा, इसलिए इनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। और भी महत्वपूर्ण बातें, जैसे इनके दरबारी विद्वान कौन थे। तो इनके दरबारी विद्वान का नाम था विजयादत्त। और इनके राजपुरोहित कौन थे, तो पंडित विश्वरूप भट्ट। कौन थे, पंडित विश्वरूप भट्ट, उसको भी हम लोग यहां पढ़ लेते हैं। तो अगले आते हैं इनके दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान कौन थे, तो विजयादत्त। चलो इसको अगले स्लाइड में ले लेंगे अपन, है ना। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, एक बार आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आप लोग एक बार इसको बना लो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।